क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और आज से हम लोग एमसीक्यू सीरीज चालू करने वाले हैं करंट अफेयर्स का। ठीक है, ये एक बुक है एसके पब्लिशर्स का, वीके द्विवेदी जी के द्वारा बनाया गया, डायरेक्टर हैं इस बुक के। इसमें आपको देख पा रहे होगे कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे इसमें एमसीक्यू के टाइप में दिया गया है। तो जनवरी 2024 से 2025 तक का आप अभी हाल फिलहाल में पीएससी का अगर एग्जाम टारगेट कर रहे होगे तो उसमें आप देखोगे कि पिछले 1.5 साल के सारे जो एमसीक्यू के फॉर्म में बोले या फिर करंट अफेयर्स है वो पूछे ही जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है 2 साल पुराना भी योजना पूछ दे रहा है। तो उसके लिए हमको प्रिपेयर करना है, तो ये बुक के थ्रू मैं लगातार ये सीरीज लेकर आऊँगा। हो सकता है कि 10 से 15 वीडियोज़ में ये कवर हो जाए। डेली बेसिस पर हम लोग 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलेंगे और इस बुक के अंतर्गत आपको लगभग 1000 या 1000 प्लस आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप का। केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, इसमें हम लोग इंडियन लेवल का और इंटरनेशनल लेवल के भी करंट अफेयर्स को कवर करते चलेंगे। ठीक है, ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएगा सुरेश बुक डिपो, उनका यहाँ पर नंबर भी दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेंगे, जहाँ से वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये 2 नंबर है, अगर आप परचेस करना चाहें तो ये बुक को परचेस कर सकते हैं। दरअसल हम लोग जो हमारा कंटेंट होता है, हम जो प्रिपेयर करके लाते हैं वो टेलीग्राम लिंक पर या चैनल पर हम लोग शेयर कर देते हैं, बट ये कॉपीराइट इशू की वजह से मैं ये शेयर नहीं कर पाऊंगा। एक बुक है, ये किसी दूसरे संस्था के माध्यम से इसको सेल भी किया जा रहा है, तो आपको अगर ये बुक चाहिए तो आप रायपुर के जो बुक डिपो है, सुरेश बुक डिपो, वहाँ जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे द्वारा भी अलग अलग प्रकार के कोर्स लॉन्च किए गए हैं, वो सब आपको पढ़ सकते हो, चाहे वो सीजीपीएससी के लिए हो, सीजी व्यापम के लिए हो, एडीओ का कोर्स हो, सीजीएसआई का कोर्स हो। ठीक है, आरक्षक भर्ती अभी जो फिजिकल चर थी उसका अगर कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, अभी जो हम लोग सीरीज चालू करेंगे इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से चालू करेंगे। आज से हम लोग छत्तीसगढ़ पहले कवर करते चलेंगे, छत्तीसगढ़ के बाद में हम लोग आगे चल के इंडिया का देखते हुए चलेंगे। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक आने वाला है वो क्या है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ठीक, इसके आधार पर ना अलग अलग चीजें हैं। अब वन स्थिति जो रिपोर्ट है ना, हर साल नहीं लाया जाता, हर साल लाता सोचो हमको आजाद हुए कितना साल हो गया, या फिर योजना आयोग या उसके बाद के जो भी आयोग होंगे उसके बनने के बाद हर साल आने चाहिए, नहीं आता है। कभी 2 साल, कभी 3 साल, 4 साल, ऐसे ड्यूरेशन में आते रहता है। अभी जो है वो 18वां वन नीति है, कौन सा है, 18वें नंबर का है। कभी कभी प्रश्न इससे भी आता है, कौन से नंबर की वन नीति थी, कौन सा रिपोर्ट था, 18वां था। इसमें दिसंबर 2024 के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में वन की स्थिति क्या है, हमारा भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वनों के परसेंटेज में कितना ग्रोथ है, क्षेत्रफल में कितना ग्रोथ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएससी में क्वेश्चन कूट में ज्यादातर आते हैं, तो आपको 3-4 चीजें अगर मालूम है तो कूट वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला प्रश्न क्या बोला, पहला प्रश्न कहता है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। अब ये ना, जब आप पढ़ाई चालू करते हो तो पहला चीज आपको मालूम होता है कितना होता है, 192 वर्ग किलोमीटर। किसी किसी जगह पर 191 भी दिखता है, लेकिन पीएससी के थ्रू ऑथेंटिक सोर्स में भी 192 आंसर लिया गया, तो यही लेकर चलना है, 192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जिन लोग पहले से जान रहे होंगे लोग जरूर कमेंट करके बताना कि ये हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जो हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो आरक्षित क्षेत्रफल, आरक्षित बोल रहा, आरक्षित मतलब उसको ज्यादा नंबर में होना चाहिए। टोटल आप देखेंगे ना 3 टाइप का देखेंगे, एक आरक्षित, एक संरक्षित और एक अवर्गीकृत। आरक्षित में हर प्रकार का जो ह्यूमन एक्टिविटी है बंद रहता है,
आप नहीं कर सकते। संरक्षित में थोड़े बहुत अलाउ रहते हैं, और अवर्गीकृत में जिनको हम लोग क्लासीफाई नहीं कर सकते कि किसके अंतर्गत आने वाले हैं, तो ये जो रहता है वो 25,899, याद रखना कितना, 25,899 वर्ग किलोमीटर, ये आरक्षित है, आरक्षित क्षेत्र है पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहीं पर बता देता हूँ, ये जो 93-63 लिखा हुआ है ना, ये 93-63 अवर्गीकृत है। कैसे याद रहेगा 93-63? 9 और 6, जब बच्चे थे ना तो इसको कंफ्यूज होते थे कि 9 कौन सा आएगा, 6 कौन सा आएगा, तो अवर्गीकृत नहीं कर पाते थे आप, तो अवर्गीकृत नहीं कर पाते थे तो 9 और 6 वाला आएगा, तो 9363 ये अवर्गीकृत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो 24,554 है, 24,554 ये संरक्षित में आएगा। संरक्षित में 2454 याद रखना, बीच में आप 5 को डबल कर लेना, 2454 को याद रखना, 24,554 और टोटल मिला लोगे तो ये जो इससे ज्यादा होगा 59,816 समथिंग आएगा, 60,816 कुल वर्ग, कुल वन और वन आवरण आएगा। लेकिन ये जो 55,811 है ये हमारे यहाँ वास्तविक वन की स्थिति को दर्शाता है, आगे प्रश्न में देखेंगे। अगला, वन आवरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। बहुत समय से हम लोग केवल 3rd नंबर पे ही हमारा जो पोजीशन है, हमसे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये लोग आते हैं, तो हमारा जो स्थान होता है कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे है, पूछा गया प्रश्न है। चौथा, छत्तीसगढ़ के वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? अब ये पूछने वाला प्रश्न है, क्योंकि कोई भी चीज में थोड़ा सा परिवर्तन होता है ना, पूछा ही जाता है। केवल ये नहीं कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही, यही पूछेगा, ये पूछेगा भी। तो 94.75 वर्ग किलोमीटर, 94.75 वर्ग किलोमीटर जो है, स्क्वायर किलोमीटर, ये वृद्धि हुई है किसमें? वन आवरण में। ये अलग अलग चीजें होती है ना, वृक्षावरण अलग चीज होता है, वन आवरण अलग चीज होता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। वृक्षावरण का मतलब है कि कहीं पर मैंने बगीचा लगाया है और वहां पर मैंने लगभग 10 वृक्ष लगाए हैं, और 10 वृक्ष का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है, तो वृक्षावरण में आता है वो। लेकिन वन, जहां पर पूर्णतः हर प्रकार के आपके औषधि हो सकते हैं, पेड़ पौधे मिले, वो वन आवरण में आता है। तो डिफरेंस है। कोर्स अगर आपने खरीदा होगा या आपने पढ़ा है हम लोगों से, तो ये आप अच्छे से जान पाएंगे। अगला प्रश्न, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के संरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो संरक्षित मैंने बताया, संरक्षित को बताया था 2454, याद रखना, बीच में 5 डाल देना, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन, इसमें बोला कि छत्तीसगढ़ के अवर्गीकृत अभी मैंने बताया 9 और 6 में अवर्गीकृत नहीं कर सकते, तो 9 3 6 3 याद रखना, तो ऑप्शन बी इसमें दिख रहा है, 9363 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, तो ये बुक परचेस करेंगे उनके लिए और भी क्या बेहतर चीज है, इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा दिया हुआ है कि हाँ क्यों इसके बारे में बताया गया है, क्या इसके अंतर्गत रहेगा, तो ये चीज यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है। जो चीज मुझे पता है वो मैं एक्सप्लेन करते आपको चल रहा हूँ, ज्यादा डिटेलिंग चाहिए तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि दर्शाने का छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो हम लोग पहले ऐसे राज्य हैं पूरे देश में हम लोग सबसे फर्स्ट नंबर पर आने वाले राज्य हैं जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्शाया है, इतने का ग्रोथ दर्शाया है। हर जगह अभी ग्रोथ हो रहा है, हर जगह इंडस्ट्री डेवलपमेंट चल रही है, हर जगह माइनिंग्स प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वनों की स्थिति धीरे धीरे घटती जा रही है। लेकिन हमारा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने वन स्थिति में इंप्रूवमेंट किया है, घटा है लेकिन इंप्रूवमेंट बाकी राज्यों की अपेक्षा ज्यादा है। फिर छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? कुल वन क्षेत्र है हमारे पास में 44.25, 44.25 क्या अभी आपने देखा 135, 192 यही था। अब इसमें बोल रहा है कि इसका टोटल जो हमारे पास में क्या बोलने कुल जो वन होगा, जैसे कि ये वाला है 55,811, ये कितना प्रतिशत में आएगा? तो 44.25% में आएगा ये। तो ये पूरे राज्य के क्षेत्रफल का इतना जो है हमारे पास में क्या है, अकेला वन है, बाकी भाग में हम लोग रहते हैं। 9वां, छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? ये किसके बारे में बात कर रहा है? कुल वन के बारे में बात। कुल वन जहां बोल दिया ना, तो वन के अंतर्गत वो वृक्ष आवरण को भी ले लेता है। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया, बगीचा मैंने कहीं पर लगाया, वहां पर 10-15 पेड़ हैं, उसको भी काउंट करेगा, और उसको भी काउंट करेगा तो इसका नंबर बढ़ जाता है। और वही जो बगीचे की मैं बात कर रहा हूँ वो अवर्गीकृत में आता है। वन तो है छोटा मोटा, लेकिन वो अवर्गीकृत में आता है। ठीक है, तो 59,816, तो जैसे मैंने शुरू में बताया 25,899 ये क्या था? ये था आरक्षित। फिर बताया मैंने 2454 करो, बीच में 5 डालो, ये क्या था? संरक्षित। फिर मैंने बोला अवर्गीकृत करो, 9363 6 है। तो ये टोटल आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 59,816। तो 59,816 जो है कुल वन की स्थिति।
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के वन आवरण में वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? तो 94.75, ये बार बार पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, वृक्ष और वन आवरण में कुल वृद्धि कितनी हुई है? तो देखो, अभी वो था किसमें, अभी ये प्रश्न किसमें था आपका, ये जो वृद्धि था वन आवरण में वृद्धि कितना था, तो वन आवरण के अकॉर्डिंग आपने बताया कि 94.75 है। इसने बोला वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर, तो वृक्ष अभी समझ में आ गया होगा, आप लोग को भी समझ में आया वृक्ष मतलब क्या, मैंने कहीं पर वृक्ष लगाया है वो अलग काउंट करेंगे। तो टोटल काउंट करने के बाद ये जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 684। इंपॉर्टेंट है क्या उतना इंपॉर्टेंट? अगर पीएससी के दृष्टिकोण से देखो तो कुछ भी पूछता है पीएससी, अगर रिपोर्ट में आया तो पीएससी पूछेगा ही पूछेगा, तो ये ध्यान में रख लेना 684, लेकिन सबसे ज्यादा 94 पॉइंट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें जो मेन था वो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, कुछ ही क्वेश्चन बचे। सबसे पहले तो आरक्षित आपको याद होना चाहिए, दूसरा संरक्षित याद होना चाहिए, अवर्गीकृत याद होना चाहिए, तीनों को मिलाकर कुल वन बोले तो याद होना चाहिए 59,816, और अगर सेपरेट वन के बारे में बात करें, वन आवरण के बारे में, तो आपको याद होना चाहिए 55 वाला। ठीक है, 55,811 वाला। भाई इसमें कि वन आवरण की वृद्धि के बाद कुल वन क्षेत्र में अब कितना हो गया, तो वन आवरण 94.75 जो इंप्रूवमेंट हुआ उसको जोड़ोगे तो टोटल अब वन कितने हो गए, 55,811। वन क्षेत्र की श्रेणी में छत्तीसगढ़ में संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? अभी आपको टोटल वन हो गया कितना, 59,816। इसमें अगर बोलेगा कि केवल संरक्षित का कितना है, तो संरक्षित कितना था आपका 24,554 का परसेंटेज समथिंग निकालेंगे। क्या चीज लिख रहा हूं जो ये ठीक, तो इसका जो परसेंटेज निकलेगा कितना निकलेगा, 41.05 में भी दिख रहा ब्लर, थोड़ा छोटे करने से, बड़े करने से, बड़ा रहने दो ना, ठीक है। परसेंटेज समझ में आ गया कितना रहेगा, 41.05। लास्ट क्वेश्चन क्या है, वन आवरण वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ की भूमिका किस श्रेणी में? तो अभी मैंने बताया वन आवरण हम लोग कितना दर्शा रहे हैं, सबसे ज्यादा दर्शा रहे हैं पूरे देश में, तो हमारा कौन सा स्थान होगा, शीर्ष। तो शीर्ष राज्य की कैटेगरी में हम लोग आते हैं, शीर्ष मतलब पहला ही बोल रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को याद कर लेना, रिपीट कर लेना, क्योंकि वन का जब भी रिपोर्ट आता है पूछा ही जाता है, पीएससी तो पूछेगी, ये तय बात है मान लो। और दूसरा आपका एसआई का एग्जाम भी अब पीएससी के माध्यम से होगा, तो उसमें भी इसके पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी। चलिए राज्य अलंकरण पुरस्कार देखते हैं, तामिल सर के द्वारा भी पढ़ाया ही गया है, योगेंद्र सर ने भी पढ़ाया ही होगा, ठीक है। तो राज्य अलंकरण पुरस्कार देखते हैं, वैसे तो टोटल आपके 36 विधाओं में दिया जाता है, ठीक। सबको याद करना है आपको, ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी कराया गया, यूट्यूब पर अवेलेबल भी है। मैं इसमें जो भी पॉसिबल चीजें हैं, जो बेस्ट चीज बार बार पूछा जाता है, उनके बारे में जिक्र करते हुए चलते हैं। तो पहला क्या दिया है प्रश्न, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन दिया बटलू राम, सुश्री छोटी मेहरा, शिवराम अग्रवाल और शशिकांत द्विवेदी। का जो राइट आंसर है आपका क्या है, बटलू राम, ठीक है। तो वीर नारायण सिंह क्या, बटलू राम माथला, ये याद रखना। सेकंड, यति यतन लाल सम्मान 2024 किस श्रेणी में दिया गया है? कभी कभी ना श्रेणी पूछता है, और पीएससी के एग्जाम में अधिकतर याद रखना, इधर सूची 1 देगा और यहां 2 देगा, और जरूरी नहीं कि कौन सा विजेता है या किसने जीता है वो नहीं पूछता। अब पूछेगा इधर पूरे श्रेणी में नाम देगा और इधर किस श्रेणी को दिया जाता है। जैसे खेल के क्षेत्र में भी अलग अलग है, तीरंदाजी के लिए अलग है, पैरा एथलेटिक्स के लिए अलग है, तो पूछता ही है। महिला उत्थान के लिए अलग है, महिला उत्थान एवं जागृति के लिए अलग है, ठीक है। मिनी माता अलग है, और जो बहादुर कलारीन वाला है वो अलग है। तो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, तो वो क्षेत्र आपको याद रखने होंगे। उसी का एक प्रश्न यहाँ दिया गया कि किस श्रेणी में दिया जाता है, कैटेगरी आपको याद होना चाहिए। सिंपल सा वर्ड यहाँ पर दिख रहा है यतन, ठीक है। और आजकल देखना गौ हिंसा बंद करो करके, तो हम लोग गौ का क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, मतलब यतन से क्या याद रखना, जतन। तो जतन किसका करना है, गौ का, गाय। तो अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और तन मन से याद रखना, तन वर्ड आ रहा है तन, तो मन से याद रखना मनोहर गौशाला, ठीक है। तन मन से याद रखना मनोहर गौशाला खैरागढ़ को प्रदान किया गया है।
और साथ में यतन से याद रखना, जतन, जतन मतलब गौ की रक्षा कर। तो ये आपको कैटेगरी याद होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है महाराजा प्रवीण चंद्र भसदेव पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी से है। प्रवीण चंद्र भसदेव हमारे काकती वंशी राजा थे। बस्तर में आप जाएंगे तो इनका महल भी है। तो वहां पर ये जो थे तीरंदाजी के शौकीन थे, में इनको महारत हासिल थी, क्योंकि ये ट्राइब एरिया में रहते थे तो ट्राइब्स के साथ रह रहकर इनको वो आदत थी। तो तीरंदाजी के क्षेत्र में महाराजा प्रवीण चंद्र भसदेव पुरस्कार दिया जाता है। और इस साल का किसको दिया गया है? विकास कुमार को। अगला सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2024 किस क्षेत्र में दिया गया? सुंदरलाल शर्मा साहित्य के क्षेत्र में पूछे, लोक कविता के क्षेत्र में या आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में पूछे, अलग अलग चीज है। साहित्य बोल रहा ना तो ये हिंदी साहित्य की बात कर रहा, किसके बारे में? सुंदरलाल शर्मा के बारे में। कि इनका इफेक्ट केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देख पाओगे। लेकिन अगर आपको लोक साहित्य के क्षेत्र में बोले, लोक कविता या आंचलिक साहित्य के बारे में बोले, तो लाला जगदलपुरी को याद रखना। कैटेगरी पूछता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना। लाला जगदलपुरी की बुक आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ी होगी, कोई अगर याद हो तो कमेंट करके बताना। लेकिन यहाँ पर सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में पूछ रहे तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका दिया जाता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम एक वर्ड होता है, सत्यम शिवम सुंदरम, तो इसके बारे में याद रखना। शिवभामा आडिल को दिया गया है, क्या सॉरी सत्यभामा है क्या? सत्यभामा, शिवभामा बोलता है, सत्यभामा आडिल को दिया। ठीक है। अगला प्रश्न, चक्रधर सम्मान। चक्रधर महाराजा चक्रधर जो थे, शास्त्रीय संगीत से इनका ताल्लुक था, तबला वादक भी थे, कथक नर्तक भी थे। तो ये शास्त्रीय संगीत और नृत्य से जुड़े हुए थे, इसलिए शास्त्रीय संगीत और नृत्य की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। चक्रधर में धर आ रहा है और एक सुधाकर कर, तो धर और कर ऐसे राइमिंग वाले वर्ड हैं, तो वहां से याद रख सकते हो क्या? चक्रधर सुधाकर। ठीक है। मिनी माता सम्मान किस संगठन को दिया गया? सतनामी महिला जागृति समिति। कैसे याद रह जाएगा? सतनामी वर्ड से याद रख लेना। सतनामी के अंत में आ रहा है क्या? मी, तो मी से मिनी माता याद रखना। ठीक है। बहादुर कलारीन अलग क्षेत्र में दिया गया होगा, अलग व्यक्ति को दिया होगा, ये मिनी माता याद रखना। आप बहुत पूछा जाता है मिनी माता। खूबचंद बघेल सम्मान, कुंडाधुर सम्मान, राजा प्रवीण चंद्र भसदेव, पंडित रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा और वीर नारायण सिंह। पिछले 10 साल के पीएससी में देखोगे, अगर राज्य अलंकार आया होगा तो उसमें से 5 से 6 बार इन्हीं लोगों से पूछा गया है, और कुछ नहीं पूछता ज्यादा। और एक प्यारे लाल के बारे में कभी कभी पूछता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंडाधुर सम्मान, अभी इसके बारे में बात करते हैं। छोटी मेहरा, छोटा गुंडा से याद रख लेना क्या? छोटी मेहरा। छोटी मेहरा गुंडाधुर सम्मान 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। इसका क्षेत्र याद रखना पूछता है, केवल खेल याद मत रखना। का है पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले वाला टाइम नहीं रहा कि केवल खेल लिख कर दे दिया हम लोग, गुंडाधुर सम्मान मार दिया। अब खेल में भी कैटेगरी में भी देता है। कैटेगरी आपको याद रखनी कौन सी है? पैरा एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स। अगला प्रश्न है खूबचंद बघेल कृषि रत्न पुरस्कार। खूबचंद बघेल कई बार पूछा गया है, पिछले 2 बार में, मतलब मेरे ख्याल से 21 और 22 में लगातार 2 बार इसके बारे में पूछा गया था। अब इसके बारे में ये किसको दिया गया है? तो आजकल हम लोग खूब शिव भक्ति कर रहे हैं, तो शिव भक्ति से याद रखना शिव कुमार चंद्रवंशी। और एक नाम और याद रखना क्या? खेमराज पटेल। जब से वो क्या बोलते हैं यार उसको, कौन सा प्रदीप शिव पुराण चालू है ना, तब से शिव भक्ति चालू हो गया। घर घर में अब आपको दिखेगा शिवलिंग, वहां से खूब शिव भक्ति से याद कर। ठीक है, क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज कमेंट करके बताना, तो कमेंट करने से ये नहीं है कि मेरा कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, ये आपके रिवीजन के लिए रहता है। तो कमेंट ये जरूर करके बताना कि जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हो रहा था तो खूबचंद बघेल जी के द्वारा किस संगठन का निर्माण किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के निर्माण में खूबचंद बघेल द्वारा कौन से संगठन का निर्माण किया गया था, कमेंट करके बताना। अगला है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2024 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रविशंकर क्या है हमारे पास? यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में मिलेगा। यूनिवर्सिटी मतलब शिक्षा या शैक्षण क्षेत्र में। तो देखो, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या दिया जाता है? रविशंकर शुक्ल। सुंदरलाल शर्मा क्या था? हिंदी साहित्य। लाला जगदलपुरी मैंने क्या बोला? आंचलिक साहित्य के क्षेत्र। ठीक है। देवदास बंजारे
देखो ये जो सरनेम है ना बंजारे, ये आपका एससी से रिलेटेड है। और एससी में आप लोग देखिएगा तो क्या होता है, पंथी नृत्य वगैरह होता है। तो पंथी के क्षेत्र में जो दिया जाता है, तो पंथी क्या हो जाता है, एक प्रकार का लोक नृत्य हो जाता है आपका। उस क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में ये मिलेगा आपको क्या, देवदास बंजारे। ये हुआ क्लियर। अब देवदास बंजारे जो है ना, तो इसमें देवदास कौन होता है, देव का दास कौन होता है, जो ज्यादा भक्ति करता है। ठीक है, तो आप लोग भी भक्ति करते होगे तो क्या होगी, देव के दास। तो भगत गुलेरी से याद रखना, देवदास कौन होता है, भगत होता है, तो भगत गुलेरी। नहीं करता भक्ति हो क्या है? अगला है गुंडाधुर सम्मान। तो गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में, अभी मैंने बताया पैरा एथलेटिक्स। और तीरंदाजी प्रवीर चंद्र भसदेव। प्रश्न, खूबचंद बघेल कृषि रत्न पुरस्कार 2024, तो ये पढ़ लिए थे, शिव कुमार और खेमराज। चक्रधर किसको, सुधाकर। तो हर और कर से याद किए थे। कौन सा क्षेत्र था, शास्त्रीय संगीत और नृत्य, शास्त्रीय संगीत और नृत्य था। ठीक है, वीरांगना रानी अवंतीबाई। तो नाम में ही इनका ना राइमिंग वर्ड छुपा है, अवंती और अदिति। अवंती और अदिति करके आप याद रख सकते हैं, श्री अदिति कश्यप को दिया गया है। तो ये याद रखना, किस क्षेत्र में दिया जाता है इसको, साहस और शौर्य के लिए, साहस और शौर्य के लिए। रानी अवंतीबाई, आपने देखा ही होगा कि ये लड़ाई करते करते वीरगति को प्राप्त हुई थी, तो साहस और शौर्य के क्षेत्र में इनके नाम से दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो लोक कला, कविता और आंचलिक साहित्य। तो लोक कविता बोले, आंचलिक साहित्य बोले, इनका नाम आपको याद रखना है, लाला जगदलपुरी। बहुत ही अच्छे राइटर थे। ये इतने सारे बुक हैं, पीएससी के एग्जाम में आते हैं, तो इनका बुक जरूर याद रखना। ठीक है, हो सके तो हम लोग बुक के ऊपर भी आगे चलकर वीडियोस लाएंगे। ठीक, अब नए क्वेश्चन पे आते हैं, औद्योगिक नीति। ये इसी साल लागू हुआ है, तो इसके पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। ठीक है, ये इसी साल लागू हुआ है, तो पूरे पूरे चांसेस है, पहला चीज। क्योंकि कभी भी क्या होता है कि जो चीज, जैसे वन स्थिति रिपोर्ट आ गया, ये आया है, तो इसको पूछा जाएगा, तय है। अब ये औद्योगिक नीति हमारी चेंज हुई है छत्तीसगढ़ की, तो ये पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। और औद्योगिक नीति कब से चालू हुआ, यही बात नहीं पूछता, का उद्देश्य क्या है, किस क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा गया है, क्या इसके विजन है, ये सारी चीज पूछे जाते हैं, उनको कवर करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, छत्तीसगढ़ नवीन औद्योगिक नीति 2024 से 30 की अवधि कब तक है। अब ये अपने आप में बता दिया, कब से कब तक, 24 से 30 तक। बस आपको डेट याद रखना है। तो ये पहले जो चलता था ना, 1 नवंबर से ही चलता था और 31 अक्टूबर तक चलता था, पहले 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक। बट अब ये चेंज हो चुका है। अब इसको विजन लेकर चल रहे हैं कि जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसके साथ जोड़ने का। तो इस वजह से इस बार जो चालू होगा वो कब से होगा, 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक, कुछ महीने के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो याद रखना 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030। इस वजह से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको ऐसे ऑप्शन देगा कि लास्ट जिस महीने में पहले खत्म होता था उसी महीने में दिया जाए। ये औद्योगिक नीति नई आई है, कौन से नंबर की है, ये इंपॉर्टेंट है, 6वें नंबर का है ये, 6ठी औद्योगिक नीति है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। आगे वही प्रश्न भी है, जो औद्योगिक नीति है वो कौन से क्रम का है, तो 6वें क्रम का है। ठीक है, 6वां क्रम याद रखना। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसका क्रम पूछा जाता है, कि आपका चक्रधर जो समारोह होता है उसका पूछा जाएगा, जो बिलासपुर में राउत नाचा होता है उसका क्रम पूछा जाता है। तो ये सब क्रम आपको याद रखने हैं। का विमोचन कब किया गया ये देख लो एक्सप्लेनेशन में, 14 नवंबर 2024 को। लागू 1 नवंबर से माना जा रहा है, लेकिन विमोचन होता है कि हाँ हमारी जो औद्योगिक पॉलिसी है उसका एक बुक हम लोग लॉन्च करके देंगे कि हाँ इसके अंतर्गत क्या क्या हमारे पैरामीटर्स रहेंगे, वो 14 नवंबर को हुआ। इसका मुख्य दृष्टिकोण क्या है, क्या विजन लेकर चल रहा है, तो इसका दृष्टिकोण है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन। अमृतकाल सबको मालूम है, 75वीं वर्षगांठ से हम लोग मना रहे हैं अमृतकाल। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ का विजन है कि 2047 तक हम लोग क्या हो जाए, पूर्णतः विकसित हो जाए। विकसित राष्ट्र और विकसित राज्य का जो सपना है 2047 का टारगेट लेकर चल रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी उसके तहत ये विजन लिया गया है कि अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। विजन याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। पिछले बार इस संदर्भ में कुछ प्रश्न थे, जैसे कि ज्ञान, GYAN, ये क्या है, उसका स्लोगन था गरीब, युवा, GYA से अन्नदाता और N से नारी, इन 4 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट था हमारा बजट। ठीक,
छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2024 से 30 के मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या होगा? औद्योगिक नीति है मतलब क्या करना है? उद्योगों का विकास करना है। और उद्योग का अगर विकास होगा तो साथ में क्या मिलेगा? रोजगार। तो रोजगार सृजन करना और उद्योगों का विकास ये मुख्य लक्ष्य रखा गया है। रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास ये हमारे औद्योगिक जो नीति है उसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। और कैसा विकास होना चाहिए? समग्र और सतत विकास होना चाहिए। समग्र कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कोई अगर छोटा व्यवसाय है तो उसको दबा कर रखा जाए और कोर सेक्टर को बढ़ा कर रखा जाए। सभी क्षेत्र के व्यवसाय को प्राथमिकता देना है। अगला है औद्योगिक नीति 2024-2030 का विमोचन कब हुआ? तो कब हुआ? 14 नवंबर। लागू कब से है? 1 नवंबर। एंड कब होगा? 31 मार्च, ठीक, 2030 तक। अगला, छत्तीसगढ़ नवीन औद्योगिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब औद्योगिक नीति तो उद्योग से संबंधित होगा, तो किसान वाला तो आएगा नहीं, पर्यटन वाला आएगा नहीं, खनिज वाला आएगा नहीं। एग्जाम में ना करंट अफेयर के साथ आपको एक चीज और समझा दे रहा हूँ। आपको कोई ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, आपको नॉलेज नहीं है। एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड क्या है? इसी ऑप्शन में देख लो। उद्योग के बारे में बात कर रहा तो भैया किसान को सब्सिडी इसमें थोड़ी ना आएगा, ये तो जो कृषि नीति होगी उसमें होना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पर्यटन उद्योग इसमें थोड़ी ना आएगा, तो टूरिज्म विभाग का होगा, इसमें तो आएगा नहीं। एक उद्योग दिया और खनिज दिया है, खनिज वाला अधिकतर ना राजस्व में आपको देखने को मिलता है। और उद्योग की बात करी तो हमारा एक ही आंसर क्या बच जाएगा? औद्योगिक राज्य के रूप में पहचान बनाना। तो ये एलिमिनेशन प्रोसेस भी होता है। कुछ चीज नहीं पढ़े हो तो ऐसा लॉजिक लगाकर भी आप राइट आंसर पर पहुंच सकते हो। और पीएससी ऐसे चांसेस बहुत देता है, ऐसा नहीं है कि पीएससी में आपको ये चांसेस नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ नवीन औद्योगिक नीति 2024 से 30 के तहत प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता क्या है? औद्योगिक विकास करना ही है, शहरीकरण ये सब थोड़ी ना होगा। तो कैसा? हरित और सतत। और हरित और सतत का क्या मतलब है? कि हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू, मतलब अगर इंडस्ट्री हम लोग बड़े बड़े चला रहे हैं, वहाँ का केमिकल जो है नदियों पर जा रहा है तो उस पर थोड़ा रोकथाम लगा कर रखें। प्लास्टिक ज़्यादा यूज हो रहा है उसको कम करें। वायु प्रदूषण जो हो रहा है उसको कम करें। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हुए और सभी को क्या कंटिन्यूअसली सतत विकास, मतलब कंटिन्यूअसली हम लोग औद्योगिक विकास की ओर बढ़ते चले। ऐसा नहीं कि किसी की कमी से, किसी एक प्रोडक्ट की कमी से, जैसे कोयले की आवश्यकता है तो कोयले की आवश्यकता की वजह से वो उद्योग बंद ना हो जाए। बंद ना हो तो वो सतत की ओर आएगा। मतलब बढ़ते ही रहना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा हरित और सतत औद्योगिक विकास। क्योंकि अब जो मेन रुझान हो गया है ना कल्चर का, वो हो गया पर्यावरण की सुरक्षा, और उसके संदर्भ में आपको पीएससी क्वेश्चन देगा ही देगा। ठीक है, तो औद्योगिक नीति समझ में आया। पहला तो इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन रहेगा, कौन से क्रम का? 6वें क्रम का है। कब से लागू हुआ? 1 नवंबर से। कब एंड होगा? 31 मार्च 2030 को। ठीक है, विमोचन कब हुआ? 14 नवंबर को। उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन। इसी के इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन घूमेगा। बस्तर ओलंपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बार किया जा रहा था बस्तर ओलंपिक, याद रखना। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चल रहा था, आप सभी को मालूम है, पिछली सरकार तक। अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक बंद है, अभी क्या चल रहा है? बस्तर ओलंपिक। तो ये बस्तर ओलंपिक को ना पूछेगा कब से कब तक रहा, तो इसका आयोजन हुआ 5 नवंबर से 15 दिसंबर तक। 3 अलग अलग स्तर पर खेलेगा। बस्तर नाम आया तो विशेषकर किस संभाग में खेला जाएगा? बस्तर संभाग में। टोटल 7 जिले आते हैं, 7 जिलों पर खेला गया। अब संभाग की बात करें ना तो छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। संभाग के नीचे आता है जिला, और जिला के नीचे आता है विकास खंड, मतलब ब्लॉक। तो सबसे पहले जो होता है ना विकास खंड स्तर पर खेला गया। विकास खंड स्तर पर खेला गया था मेरे ख्याल से 7 से 18 नवंबर तक। चालू भले 5 नवंबर से हुआ है, खेल की शुरुआत कब से हुई? 7 तारीख। तो 7 से 18 नवंबर विकास खंड पर खेला गया। साथ साथ विकास करने करके याद रखना, 7 से 18। फिर जिला स्तर पर खेला गया 19 तारीख से 25 तारीख तक। 19 से 25 तारीख तक खेला गया। फिर उसके बाद जो लास्ट था संभाग स्तर पर, जो अंतिम राउंड था इस बस्तर ओलंपिक का, वो 13 से 15 दिसंबर के बीच में खेला गया। याद रहेगा, ये कूट में आएगा प्रश्न, वो बता रहा हूँ, कूट में आने वाले प्रश्न है, पूछेगा ही पूछेगा। विकास स्तर पर 7 से 18, साथ साथ विकास करना, याद रखना। जिला स्तर पर 19 से 25 और संभाग स्तर पर 13 से 15 ना, याद रखना। ठीक है, और टोटल 5 से 15 दिसंबर तक ये चला था। इसका शुभंकर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आप मान सकते हो शुभंकर के बारे में।
शुभंकर ना हर अलग अलग खेलों का इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे खेलो इंडिया क्या था, खेलो इंडिया जो शीतकालीन गेम होते हैं उसका क्या था, ये सब ना पूछा जाता है। पेरिस ओलंपिक का क्या था, तो ये सब ध्यान में रखना आपको। तो शुभंकर क्या था, 2 पशु पक्षी शामिल थे, सही है। बस्तर में विशेषकर क्या पाया जाता है, वन भैंसा और पहाड़ी मैना। ये दोनों हमारे क्या है, राजकीय पशु और पक्षी हैं। तो इनको ही बनाया गया था। ये हमारा मान के चलो ये वन भैंसा होगा, इसकी ये सींग निकली हुई है ऐसे, ठीक है। यार इसके हाथ वगैरह पैर वगैरह रहेंगे ऐसे तो भी। तो यहाँ पर ये टी शर्ट पहना हुआ था, ये याद रखना क्या पहना हुआ था, टी शर्ट। लोग कबड्डी वगैरह खेलते हैं, टेनिस वगैरह खेलते हैं तो रहता ना, टी शर्ट इसने पहना हुआ है, ये मान के चलना। और इसके सींग पर एक और कौन बैठा हुआ था, पहाड़ी मैना। मेरे को चिड़िया बनाने नहीं आता, ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो चिड़िया कहाँ पर बैठा हुआ है, सींग के ऊपर, मतलब के सींग पर। और ये क्या है, हमारा वन भैंसा है। अब इसका प्रतीक का भी कारण है, ये ऊर्जा को, उत्साह को बताता है खिलाड़ियों के। तो खिलाड़ियों के उत्साह और ऊर्जा को कौन बता रहा है, वन भैंसा। और ये शांति का प्रतीक, साथ में उल्लास को बता रहा है, खुशी का जो पहचान है, पहाड़ी मैना है। तो ये पूछेगा शुभंकर, तो शुभंकर कौन कौन सा था, वन भैंसा और पहाड़ी मैना। स्थिति क्या है, वन भैंसे की सींग के ऊपर क्या है, पहाड़ी मैना है, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर बस्तर ओलंपिक 2024 का स्लोगन क्या है, ये स्लोगन ना याद रखना। स्लोगन जो था गोंडी भाषा में था, और आपको पीएससी ना ट्रांसलेट करके पूछेगा भले, लेकिन अगर उसको स्लोगन पूछना होगा तो गोंडी भाषा में पूछेगा, तो आपको भी याद रखना है। तो गोंडी भाषा में स्लोगन क्या था, करसाए ता बस्तर बरसाए ता बस्तर। याद रखना, क्या यहाँ पर लिखा भी होगा, करसाए ता बस्तर बरसाए ता बस्तर। अर्थ क्या होता है, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर। करसाए ता बस्तर बरसाए ता बस्तर याद रखना है। चांसेस हैं कि ये पूछा जाए विशेषकर, और अगर ट्रांसलेट पूछना होगा तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक। प्रतीक चिन्ह किन खेलों के लघु चिन्हों को दर्शाता है। अब देखो प्रतीक चिन्ह जो था ना इसका, बस्तरिया ओलंपिक ऐसे करके लिखा है 2024, तो उस 24 में ना नीचे में बहुत सारे वो थे आपके, तुरही थे, दोनों तरफ तुरही का चित्र था। तुरही एक यंत्र होता है, वाद्य यंत्र। उस तुरही के बीच में 5 प्रकार के खेलों को दर्शाया गया था। सबसे पहले याद रखना, सिंपल सी चीजें कैसे याद रखा बता दे रहा हूं। मैंने क्या चलाया, तीर, और तीर चलाते ही वो क्या बन गया, हॉकी। क्या बन गया, और हॉकी को फिर मैंने क्या किया, उठाया। तो उठाया तो क्या हुआ, वेट लिफ्ट हुआ। वेट लिफ्ट जैसे किया तो वेट लिफ्ट में क्या लगे रहते, गोले दोनों तरफ। अभी देखिए वो वेट लिफ्ट ऐसे करते तो वो गोला निकला, तो क्या बन गया, वो फुटबॉल। फुटबॉल को मैंने किससे मारा, पैर से। पैर से जैसे ऊपर आया तो वॉलीबॉल के जैसे उसको मारा। तो ये 5 आपको याद रखना है। तो तीर था, उसके बाद था हॉकी, हॉकी के बाद था भारोत्तोलन, हाँ वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन, फिर था फुटबॉल, और उसके बाद था वॉलीबॉल। तो यही पूछ रहा है कौन कौन से खेल थे भैया, तो ये 5 खेल थे, याद रखना है। तीरंदाजी, हॉकी, भारोत्तोलन, फुटबॉल और वॉलीबॉल, इसी क्रम में आपको याद रखना है। और दोनों तरफ क्या है, मैंने बोला तुरही था, ठीक। तो प्रतीक चिन्ह अलग चीज था, शुभंकर अलग चीज था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कितने खेल विधाएं शामिल की गई, तो 11 की गई है। कितने, 11, कुल 11 खेल विधाओं को शामिल किया गया। इस साइज में ठीक दिख रहा है ना, तो और बड़ा कर दूं, अभी भी पहले से बेटर है ना। तो 11 खेल विधाओं को शामिल किया गया था। 11 खेल विधाओं में तो 5 आपको मैंने बता दिया। एक एथलेटिक्स को याद रखना, ठीक है, एक आप कराटे को याद रख लेना, खो खो कबड्डी याद रख लेना, ठीक। तो ये सबको मिलाकर टोटल आपके 11 होने चाहिए। तो टोटल 11 थे, याद रखना। रस्सा कस्सी उनमें से एक था। 5 5 10 तो हो गए, एक आध कुछ छूट रहा होगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलो अगला क्या है, बस्तर ओलंपिक 2024 का उद्देश्य क्या है। जब भी उद्देश्य वाले आते हैं ना, अधिकतर देखना बहुत लंबे लंबे लाइन रहते हैं। क्या उद्देश्य, कुछ भी नहीं पता ना, जो सबसे लंबा वाला वही आंसर मार दो। युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना और उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देना, ताकि वो क्या कर सके, अगर वो साथ में सामूहिक रूप से खेलेंगे, प्रदेश के अन्य खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, तो उनकी जो प्रतिभा है निखरती जाएगी और उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल को खेलने के लिए आगे बढ़े। तो ये था मुख्य धारा से जोड़ना और खेल को बढ़ावा देना। साथ में और क्या है, साथ में ये है देखना, अधिकतर क्या होता है कि जैसा परिस्थिति डेवलप होता है ना, लोग उसी की ओर बढ़ते हैं। अगर आसपास पूरे मछुआरों का कबीला है,
तो लोग ना, जो बच्चा होगा शुरू से मछली पकड़ने पर उसका ध्यान ज़्यादा जाएगा। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, फैक्ट चीज़ है। अगर आसपास कोयला चोरों की बस्ती है तो वो भी बचपन से क्या सीखेगा, ट्रेन आ रही है, कोयला मैं चोरी कर लूँ। सिंपल सा चीज़ है। गुंडे मूवी देखे हो, वैसे ही कोयला चोर बनते, बाद में बहुत बड़े गुंडे बन जाते। सेम यहाँ पर भी ऐसा है। सबको पता है हमारे यहाँ जो बस्तर का क्षेत्र है नक्सल प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी जाती है कि नक्सल प्रभावित है, क्यों है, क्या है, उनकी मानसिकता पे ना जाए। अगर उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, तो डाइवर्ट करने का बचपन में सबसे अच्छा माध्यम होता खेल। खेल को अगर बढ़ावा देंगे तो वहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कमी लाई जा सकती है। ये भी इसका एक उद्देश्य। अगला, बस्तर ओलंपिक 2024 में कौन सी प्रतियोगिता प्रदर्शनात्मक थी? तो रस्साकस्सी थी। जो प्रदर्शनात्मक मतलब जिसको पहले बार किया गया होगा या प्रदर्शन के रूप में लाया गया होगा, तो रस्साकस्सी थी, याद रखना। कौन सा वाला? महिला और जो सीनियर है, इसमें भी अलग अलग वर्ग थे। एक जूनियर वर्ग था, जूनियर वर्ग, तो याद रखना एक सीनियर वर्ग था। ठीक है। इसके अलावा कई लोग क्या होते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपंग हो जाते हैं, दिव्यांगजन हो जाते हैं किसी कारण से, तो उन दिव्यांगों के लिए भी खेल रखा गया था। और साथ में कुछ ऐसे नक्सली होते हैं जो क्या करते हैं, आत्मसमर्पण, तो उनके लिए भी रखा गया। चारों को याद रखना, जूनियर, सीनियर, आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सली की मुठभेड़ में या किसी भी चीज तरीके से अगर वो दिव्यांगजन हुए हैं तो उनको चारों को लिया गया। पंजीकृत प्रतिभागी कितने थे? तो 1,65,000। छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। 1,65,000 प्रतिभागियों ने, पंजीकृत प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। 1,65,000। बस्तर ओलंपिक 2024 में कौन कौन से प्रतिभागी समूह शामिल है? और मेरा तो थिंकिंग ये भी है कि शायद ये अगर कोई मेंस राइटिंग तक पहुंचता है तो ये ऐसे में आएगा। बस्तर ओलंपिक 2024 काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था राज्य सरकार का, तो ये पूछ सकता है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। अब कौन से प्रतिभागी समूह शामिल है? तो अभी मैंने बताया कि जूनियर और सीनियर, साथ में नक्सल हिंसा में दिव्यांग व्यक्ति और आत्मसमर्पित नक्सली। तो ए और बी दोनों इसके राइट आंसर होंगे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना कौन कौन से वर्ग में थे, कौन कौन से भाग में वो खेला गया था। विकास खंड, जिला स्तर, फिर संभाग स्तर। आयोजन कौन स्तर में किया गया था? तो विकास खंड, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड संभाग। ठीक। डेट भी दिया है, 7 से 18 नवंबर, 19 से 25, 13 से 15। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कूट में देने वाला प्रश्न बनता है, इसको ध्यान में रखना। बस्तर ओलंपिक 2024 में जूनियर वर्ग की आयु सीमा क्या थी? तो जूनियर वर्ग जो बोला गया था 14 से 17 वर्ष। फिर 18 से कोई लिमिट नहीं रखा गया था ना सीनियर वर्ग का। ऐसा नहीं 85 साल की कोई बुढ़िया है और वो रस्साकस्सी खेलना चाह रही तो बिल्कुल भी अलाउ है, खेलो। तो ऊपर का कोई लिमिट नहीं था। ये जो जूनियर वर्ग बताया गया था वो 14 से 17 साल रखा गया था। अगला, संभाग स्तर का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जगदलपुर में किया गया। बस्तर संभाग का मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर। तो यहाँ किया गया। कब से कब? 13 से 15। क्या परिधान में दिखाया गया? तो खेल परिधान, क्योंकि खेल का लोगो है तो किस में दिखाया जाएगा? खेल परिधान, टी शर्ट में दिखाया गया था। कितने स्तरों पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? 3 स्तर, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड संभाग का था। बस्तर ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य क्या था? युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, बस्तर क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित। तो डाइवर्जन मैंने आपको बताया क्यों, खेल में डालोगे तो डाइवर्ट भी होगा माइंड, संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। जो खो कबड्डी किसी किसी क्षेत्रों में लुप्त हो रही है वो फिर से जागृत होगी, लोग देख देख कर उसको खेलेंगे। ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पर उनको प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो उपरोक्त सभी इसके क्या थे? मुख्य उद्देश्य थे। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का जो 5वां टॉपिक है वो किसके बारे में? तमोर पिंगला देश का 56वां टाइगर रिजर्व। क्रम याद रखना। जब 2023 में जब आया था ना, ये 2023 आज से 2 साल पहले मान लो लॉन्च किया गया, तब उस केस में बताया गया था कि 54 नंबर का बनेगा। लेकिन बनते बनते अभी किस क्रम में इसको घोषित किया गया है? 56, 56वें नंबर का। तो क्रम याद रखना, देश का किस नंबर का है? 56, 5 6 नॉर्मल याद रह जाएगा। कब इसको घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2024 को किया गया। डेट को मेंशन है, याद रखना। ये घोषणा पत्र में है। ये घोषणा पत्र में जो रहता है वो तिथि आपको याद रखनी होती है। ठीक है। तो घोषणा पत्र में कितना है? 4 नवंबर को है। वैसे कब बताया गया, जारी कब किया गया? तो जारी वैसे किया गया था 18 नवंबर को। लिखा भी है एक डेट, तो याद रखना। दोनों में डिफरेंट होता है, मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। इस तिथि को जारी किया गया। जैसे 14 नवंबर को क्या किया गया? विमोचन किया गया। किसका? औद्योगिक नीति का। लागू कब से? 1 नवंबर से। सेम चीज है। ठीक है। कि वो आपका जो राजपत्र होता है ना, गैजेट,
गैजेट में जो डेट लिख जाता है उसी दिन से लागू मानता है, भले वो 1 साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो या 3 महीने बाद हो। तो 4 नवंबर आपको याद रखना है। किस क्रम का है? 56वें क्रम का है। कौन कौन सी 2 चीजों को मिलाया गया? तो एक राष्ट्रीय उद्यान मिलाया गया गुरु घासीदास, और एक अभ्यारण्य को मिलाया गया तमोर पिंगला, दोनों को मिलाकर बनाया गया। किस राज्य में स्थित है? हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कहाँ है? उत्तर संभाग में, उत्तर वाले जी। और उत्तर में भी कहाँ है ये? आप छत्तीसगढ़ की जो भी स्थिति देखते हैं इस प्रकार से, इस स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर एमसीबी आ जाएगा, यहाँ कोरिया आ जाएगा, या सूरजपुर आ जाएगा, ये बलरामपुर आ जाएगा, इन चारों में है। ठीक, सरगुजा और जसपुर में नहीं आता, ये ऊपर के चारों में आते हैं, याद रखना। इन्हीं चारों के वन मंडल में आएंगे। वन मंडल कौन कौन सा? मनेन्द्रगढ़, यहाँ का कोरिया का आएगा, यहाँ का सूरजपुर का आएगा, और ये बलरामपुर के। ये चारों वन मंडल के अंतर्गत आते हैं, वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वन मंडल आपको पूछ सकता है, 4 में आएंगे। जिलों की स्थिति या जिलों के नाम पूछ सकते हैं, चारों में आएंगे। कौन से क्रम का है ये पूछ सकता आएगा, और कब घोषित किया गया। बाकी तो फिर भाग के संरक्षण के लिए है, उसी की इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेगा। विस्तार कौन कौन से जिले में? तो अभी मैंने बताया, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। किसमें नहीं है? सरगुजा और जसपुर। परिक्षेत्र में कौन कौन से शामिल है? तो परिक्षेत्र में कौन कौन से शामिल हो जाएगा? आपका जनकपुर, कमरजी, रामगढ़, रेहन, सोनहट। ठीक है, तो ये केवल गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के परिक्षेत्र में बोल रहे हैं। आपको जो तमोर पिंगला है ना, वो बलरामपुर के साइड में आता है। तो गुरु घासीदास के लिए पूछ रहे तो ऊपर की 3 आ जाते हैं, उसके अंतर्गत का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जनकपुर, कमरजी, रामगढ़, रेहन, सोनहट इतने में आता है, याद रखना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान में रखना। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के परिक्षेत्र में कौन से स्थान शामिल है? परिक्षेत्र में क्या आ जाएगा? किसमें? तमोर पिंगला में। ये किसने पूछा था अभी? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास में क्या था आपका? जनकपुर, कमरजी, रामगढ़, रेहन, सोनहट। लेकिन तमोर पिंगला में बोलेंगे तो आपके इधर बलरामपुर के आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे? पिंगला, खोड़ और तमोर। खोड़ और तमोर। बफर एरिया में कौन से वन मंडल शामिल है? वैसे तो चारों वन मंडल शामिल है। खैर यहाँ पर एक ऑप्शन में यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ नहीं था, इसलिए बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया को लिया गया, लेकिन आपको चारों को याद रखना है। बफर एरिया, बफर एरिया में क्या क्या आएगा आपका? मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, चारों आएगा। ये फैला हुआ है। तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य में स्थित प्रमुख वन मंडल कौन से है? तमोर पिंगला में कौन सा आएगा? बलरामपुर वाला आएगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर को लिया गया है, याद रख लेना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर ले लिया है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। लेकिन स्पेशल इसकी स्थिति कहाँ पर है? मैंने बताया बलरामपुर में। किसकी? तमोर पिंगला की। हमारे राज्य के ये क्या है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। 605 समथिंग है, तो 8। अगला, गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य की परिभाषा क्या है? तो इसके लिए है बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र। जब भी बाघ अभ्यारण्य की बात करते हैं, इसके अलावा 3 और है हमारे पास, इंद्रावती है, कांगेर है, अचानक। तो ये टोटल 4 है ना, सब में क्या है? बाघों के लिए संरक्षण है। ठीक, क्योंकि बाघों की संख्या घटती जा रही है, तो उसके लिए एक अच्छा लोकेशन बनाया जा रहा है। अब अभ्यारण्य को कब राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई? तो 4 नवंबर को, गैजेट में यही दिया गया। किसके परिक्षेत्र को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट घोषित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है ना, कि इतना बड़ा क्षेत्र होता है, ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा ये अभ्यारण्य होगा, सॉरी बाघ टाइगर रिजर्व के रूप में। तो इसका जो क्रिटिकल टाइगर क्षेत्र है ना, हैबिटेट, वो क्षेत्र कौन सा किया गया आपका? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को, क्योंकि ये दोनों को मिलकर बनाया जा रहा है। तो ये दोनों में भी इसे विशेषकर किसके क्षेत्र को? जिसका क्षेत्र बड़ा होगा, तो किसका बड़ा होगा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत भी 3 अलग अलग क्षेत्र को चुना गया है। जैसे कि कुदरगढ़ी जानते हो, कुदरगढ़ी माता का सूरजपुर, वो वाले क्षेत्र को किया गया है। साथ में वहीं से कोरिया का एक क्षेत्र चुना गया है। कौन कौन से? घुई करके कुछ जगह है, घुई करके, याद नहीं आ रहा, घुई और मेन आपका क्या? कुदरगढ़। घुई और कुदरगढ़ को स्पेशली चुना गया है, याद रखना। और ये दोनों में बोले तो कौन सा क्षेत्र? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और ये तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, इधर बाघों की संख्या है। आसपास के कुछ गांव जो जुड़े रहते हैं ना, वहां पर बाघ खेतों में आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाघ अभ्यारण्य के बफर एरिया में कौन से स्थान है? तो बफर एरिया में बिहारपुर, घुई और कुदरगढ़। हाँ, इसी क्षेत्रों में भी इसको क्या किया गया है? क्रिटिकल क्षेत्र में रखा गया है इसको। क्या था? बिहारपुर भी था ना, ठीक। हुई, बिहारपुर और कुदरगढ़। अगला है तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इंपॉर्टेंट इसमें यही है, मैंने आपको बताया कब लिया गया, 4 नवंबर को। घोषित कब हुआ? 18 को लॉन्च किया गया।
कौन से क्रम का? 56 नंबर का। सबसे बड़ा हो जाएगा हमारे राज्य का ये ध्यान में रखना है। कौन कौन से वन मंडल आते हैं? तो चारों जिलों के वन मंडल आते हैं। कौन कौन से जिलों में फैला? तो ऊपर के चारों जिलों में फैले, सूरजपुर और जसपुर को, सॉरी सरगुजा और जसपुर को छोड़, ये इंपॉर्टेंट है। का मुख्य लक्ष्य क्या है? बाघों का संरक्षण करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और जैव विविधता का संरक्षण। क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है ना, तो पर्यटन अपने आप जाएगा। जहां पर बाघ होते हैं वहां पर जंगल सफारी लाया जाता है, लोग बाघ ही देखने जाते हैं, शेर देखने जाते हैं। पर्यटन को बढ़ावा ऐसे ही मिलेगा। क्योंकि बफर जोन उसमें रहेंगे तो जैव विविधता का संरक्षण भी होगा, अलग अलग प्रकार के जो स्पीसीज हैं वो पनप पाएंगे और बाघों की संख्या में वृद्धि। तीनों थे। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य की तीन वन मंडलों को परिक्षेत्र तो मैंने बताया चारों, मनेन्द्रगढ़, कोडिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य किधर से विस्तार हुआ है? इस प्रश्न के ना दो सेंस बनते हैं, दो सेंस यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं किया गया, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। अगर मैं छत्तीसगढ़ में बोलूं इसका विस्तार किधर है, तो कहाँ है? उत्तर में, ठीक है। लेकिन अगर मैं केवल बोलूं कि गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान था और जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य थे उसका विस्तार बाघ संरक्षण के लिए किधर की ओर हुआ है? तो ऐसे ही लोकेटेड उत्तर में था, तो दक्षिण की ओर तरफ उसका विस्तार किया गया, ठीक। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की आप स्थिति देखोगे इस प्रकार से, जो हमारा छत्तीसगढ़ बनता है ना, इस छत्तीसगढ़ की स्थिति में मैंने चारों जिले के बारे में आपको बताया, ठीक। यहाँ पर सूरजपुर और जसपुर को अलग कर दो, तो ये अलग थे, 1 2 3 4 हटा दो, ठीक। 4 थे टोटल। इन चारों में जब ये बना ना ऐसे, तो बाघों के संरक्षण के लिए क्षेत्रों को ऐसे नीचे की ओर बढ़ाया गया। नीचे की ओर बढ़ाया मतलब विस्तार दक्षिण की ओर। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से पूछे कहां पर है, इसलिए यहाँ पर आंसर दक्षिण लिया है। मैं दोनों दृष्टिकोण को आपको बताकर चल रहा हूँ। क्लियर हुआ? मैंने बताया ना स्पेशली इससे क्या क्वेश्चन आएंगे, उद्योग नीति से क्या क्वेश्चन आएंगे। राज्य अलंकरण आपको पूरा पढ़ना होता है, उसके ऊपर हमारा डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। और साथ में जो बस्तर ओलंपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, अगर मेंस आप लिखने बैठेंगे तो भी वहां पर वो आ सकता है, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक बचा, 2 ठोक, इसको भी कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धुड़मा रास का चयन क्या होगा किया गया? इसमें तो धुड़मा रास है ना, ये आपके बस्तर में आता है। और धुड़मा रास को जो UNWTO होता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड आपका टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ के द्वारा ना सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया। टोटल 60 गांव ऐसे चुने गए थे इसके द्वारा। उन गांवों में भी 20 में इसका नाम आया था और सर्वश्रेष्ठ इसको चुना गया है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 60 गांव में सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको चुना गया? धुड़मा रास को। इतना इंपॉर्टेंट है, UN में नाम आ जाता ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, याद रखना। तो ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ UNWTO के माध्यम से चुना गया है। कितने गांवों में? 60 गांव में। धुड़मारास गांव राज्य में कहाँ स्थित है? तो राज्य में कहाँ है ये? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के समीप में। यहाँ से कांगेर घाटी की जो नदी है ना, कांगेर नदी, वो बहती है। और इसी नदी पर ना बैम्बू राफ्टिंग, बांस का एक बहुत बड़ा नाव बनाते हैं, दोनों तरफ चेयर टाइप का, मतलब बांस का ही बनाकर रखते हैं, और फिर उससे क्या करते हैं? बोटिंग करते हैं। एक तो बैम्बू राफ्टिंग याद रखना, और दूसरा कायाकी। कायाकी क्या होता है कि आप एक पतला सा नाव रहता है उसमें बैठकर खुद ही चप्पू चलाते हुए चलेंगे। तो कायाकी और ये बैम्बू राफ्टिंग होता है, ध्यान में रखना। हाल फिलहाल में हम लोग गए थे तो आनंद लिए हैं, बहुत अच्छा चीज़। 300 रुपये लगता है, बाद में आपके जाते तक अगर रेट बढ़ जाए तो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छी है। एक बार तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई जा रहा है बस्तर तो इसका लुफ्त जरूर उठाए। धुड़मारास गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में क्यों चयनित किया गया? तो क्यों किया गया भैया? तो प्राकृतिक सुंदरता है, एडवेंचर गतिविधि है और सांस्कृतिक विविधता। प्राकृतिक सुंदरता बफर जोन में आता है, बफर जोन में तो नहीं आता, सॉरी, आपके संरक्षित क्षेत्र में आता है। तो प्राकृतिक सुंदरता, जहां से कांगेर नदी निकलती है ना, वहां से 8-10 किलोमीटर के बाद में इसका स्थान। और वहां पर वाकई में आप जाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही बेहतरीन जगह में आया हूँ, कि वो L शेप के मोड़ पर इसको विकसित किया जा रहा है। तो वहां पर आप जब धारा के साथ बहते हैं ना, और जो नदी की वहां पर गहराई है, वहां पर सुंदरता बहुत अच्छी दिखती है। हरे भरे पेड़ हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ रहते हैं। और एडवेंचरस गतिविधि कि बाम्बू राफ्टिंग कर रहे हो आप, कायाकी कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें थोड़ा सा जोशीलापन आपको एडवेंचरस महसूस होता है। राइट है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न इसमें क्या है? धुड़मारास गांव में कौन सी प्रमुख एडवेंचर गतिविधि है? तो कायाकिंग और बैम्बू राफ्टिंग, ठीक। एक बार यूट्यूब में जाकर सर्च मार लेना, आपको मिल जाएगा। धुड़मारास गांव किस नदी के किनारे? तो कांगेर नदी, कांगेर वैली में कांगेर नदी ही बैठती है, तो वहीं पर यह है।
सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम में धुड़मारास का चयन कितने देशों में किया गया? तो 60 देशों में पहले नंबर पर इसके चुनाव, 60 के बाद 20 में फिल्टर हुआ, 20 देश से 20 गांव का चयन किया गया, जिसमें धुड़मारास भी क्या है, शामिल है। धुड़मारास गांव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बेस्ट टूरिज्म विलेज पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, ये कैटेगरी थी अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में कौन सा? बेस्ट टूरिज्म विलेज पुरस्कार। में अभी पूछे तो क्या पूछेगा? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में धुड़मारास को चुना गया। तो ये था आपका धुड़मारास के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, धुड़मारास का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये याद रखना। फिल्म सिटी चित्रोत्पला, ये लास्ट टॉपिक रखते हैं आज का। फिल्म सिटी के बारे में, चित्रोत्पला, तो पहले तो नाम से पूछेगा, चित्रोत्पला नाम किस पर रखा गया है? महानदी। महानदी का नाम किस में है? ये स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण के अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, उसका नाम चित्रोत्पला रखा गया। किसके तर्ज पर हो रहा है? तो जैसे मुंबई में है फिल्म सिटी, हैदराबाद में है फिल्म सिटी, नोएडा में है फिल्म सिटी, इनके तर्ज पर हमारे यहाँ पर भी फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। टोटल ऐसे 40 फिल्म सिटी के अंदर में 40 स्पॉट बनाए जाएंगे, जहां पर अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, शूटिंग करते हैं ना, जेल बन रहा है, कहीं पर नदी बनाया जाएगा, कहीं पर स्नोफॉल का बनाया जाएगा, कहीं पर बारिश का बनाया जाएगा, तो अलग अलग नेचर के चीजों को बनाया जाएगा। टोटल इसके लिए जो लागत है, खर्च जो कर रही है, स्वीकृत राशि कितनी है? तो 95.79 करोड़। 95 को याद रखना, 79 अपने आप याद रह जाएगा, ठीक। टोटल 3 आपको इसमें ना रेट नहीं बोल सकते, क्या बोल, राशि याद रखनी है। टोटल 3, कौन कौन सी 3 भाई? एक तो 95.79 करोड़, ये हमारे राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। दूसरा आपको है 147.66 करोड़, ये केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जा रही है। बड़ा राशि किसके द्वारा दिया जाएगा? केंद्र सरकार। और टोटल इसके पीछे लागत कितना रखा गया है? तो 300 करोड़, ये लिखा भी है, कितना? 300 करोड़। तो लागत कितना है? 300 करोड़। केंद्र सरकार कितना दे रहा है अभी? 147.66, और अभी क्या है बजट का प्रावधान? 95.79 करोड़। और केवल यहाँ पर फिल्म सिटी नहीं बनेगा, साथ में यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर बनेगा, जो जनजाति लोग होते हैं ना, उसके बारे में कन्वेंशन सेंटर बनेगा। आसपास के क्षेत्र में आपके जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र भी बनाया जाएगा। टोटल 54 एकड़ में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन वही है, कितना क्षेत्रफल है? तो 54 एकड़ पर इसको विकसित किया जाएगा। परियोजना के लिए स्वीकृत राशि का कुल योग कितना है? किसके द्वारा? ये स्वीकृत राशि केंद्र सरकार वाला पूछ रहा है, तो 147.66 याद रखना। अगला है, फिल्म सिटी किस योजना के तहत बन रही है? तो भैया ये कंदपुरा नहीं आएगा, इसका आंसर चेंज कर लेना आप लोग भी। आता है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये केंद्र सरकार का एक विजन था कि राज्य के, देश के अलग अलग स्थानों पर क्या बने? फिल्म सिटी बने। केवल ऐसा नहीं कि मुंबई के पास है, नोएडा के पास है, हैदराबाद के पास है, अलग अलग स्थानों पर रहे ताकि वहां के लोग इस क्षेत्र पर आगे बढ़ सके, उसके थ्रू किया जा रहा है। तो 2024-25 की योजना थी स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्कंद पुराण में इसका नाम चित्रोत्पला रखा गया। चित्रोत्पला फिल्म सिटी के तर्ज पर किन किन शहरों में फिल्म सिटी स्थापित है, या किसके तर्ज पर बन रहा है? मैंने क्या बताया, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। तो ऑप्शन ए में दिया क्या, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा के तर्ज पर बनेगा। फिल्म सिटी में कितने से ज्यादा लोकेशन प्रस्तावित है? तो 40 से ज्यादा लोकेशन। 40 लोकेशन मैंने बताया, जैसे स्नोफॉल होता है, कहीं पर रैनी वाला होता है, कहीं पर बस स्टॉप टाइप का, जैसे पूरा सिटी बसा हुआ है उस टाइप का होगा, कहीं पर जेल जैसा पूरा बसा हुआ रहेगा, कहीं पर हो सकता है कि आपको ऐसा व्यू दिखाया जाए जहाँ से समुद्र या झील का स्थान बना। तो 54 एकड़ में ऐसे पूरे लोकेशंस बनाए जाएंगे। जनजातीय एवं सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर के लिए कितनी राशि है? तो 51.87। उस टोटल राशि में से ना, कुल राशि में से केवल 51.87 करोड़ जो है अकेले किसके लिए लगाया जाएगा? कन्वेंशन सेंटर के लिए। कन्वेंशन सेंटर के लिए याद रखना, 54 एकड़ में ये भी है, 54 एकड़ के लिए 51.87 करोड़ रुपए लगेंगे। और ये क्या है? फिल्म सिटी तो हम लोग जाते हैं, टिकट कटा कर जाओगे आप, कभी वाईजैग गए, कभी मुंबई गए, या कभी दिल्ली गए, घूमने जा रहे हो, हैदराबाद जा रहे हो, तो फिल्म सिटी देखने सब जाते हैं। वहाँ पर कुछ एक चार्ज होता है पर पर्सन, 250-300 रुपये, तो वो तो अलग चीज़ होगा यहाँ के लिए। प्लस साथ में कन्वेंशन सेंटर बनेगा ना, यहाँ पर जनजाति जो संस्कृति की विविधता है उनको रखा जाएगा, तो वहाँ पर भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति हर हमेशा कहाँ नहीं जा सकता,
मध्य छत्तीसगढ़ से दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर नहीं जा सकता। वहाँ के कल्चर को एक जगह अगर रखा जाएगा तो उससे रूबरू हो पाएंगे। तो ये उनका मेन फोकस है। अगला प्रश्न है, चित्रोत्पला फिल्म सिटी की परियोजना के लिए कुल मांग राशि कितनी थी? तो कितनी थी? 300 करोड़। टोटल 3 राशि था, 95.76 जो था वो किसके लिए है? राज्य का 147.66, केंद्र सरकार का, और कुल लागत 300 करोड़। ठीक, स्कंद पुराण से क्या लिया गया? चित्रोत्पला। ठीक है, इस बात को याद रखना। पूरे योजना का नंबर सा नाम है, उस नाम को याद रख लेना। और इसके बारे में पूछ सकता है कितने जगह को चयनित किया गया? 40। और क्या केवल फिल्म सिटी बन रहा है क्या? नहीं, कन्वेंशन सेंटर बन रहा है और 1-2 और लोकेशन रहे। टोटल कितने एरिया पर बन रहा है? 54 एकड़ पर। तो ये सबको पूछ सकते। फुट वाले जो प्रश्न आते हैं ना, इसी को पूछेगा। चित्रोत्पला फिल्म सिटी किस आधार पर नाम रखा गया? स्कंद। योजना का क्या नाम है? लागत कितने का था? कितने क्षेत्रफल पर हो रहा है? भैया एक सिंगल लाइन ही है ये। और जब को सिंगल लाइन आपको याद है ना, तो आपको 18 लाइन भी अगर मैं देकर पूछूंगा तो आप कथन वाले क्वेश्चन बना पाओगे। और आपको सिंगल लाइन ही याद नहीं तो नहीं बना पाओगे। एक ऐसे क्या होता है? जब आप 5th क्लास में 8th क्लास में तो ऐसे क्या पढ़ते थे? सिंगल 1 लाइन से पढ़ते थे ना। पहले 5 लाइन लिखाती थी टीचर आपको। गायक का जो ऐसे लिखते थे हम लोग, तो क्या होती है? एक पूंछ होती है, 2 आंख होते हैं, ठीक है, एक नाक होता है, 2 कान होते हैं, यही सब लिखाते थे। 4 पैर होते हैं। तो भैया सिंगल लाइन से ही आपने पढ़ा ना, फिर 1-1.5 पेज का ऐसे लिखते थे। सेम क्वेश्चन कूट वाले में भी होता है। अगर आपकी सिंगल लाइन की प्रैक्टिस या फिर उसमें आपका कमांड अच्छे से है तो आपके लिए कुट ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहे। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस सीरीज़ के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और चाहें तो हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं अपने आगे की तैयारी के लिए। साथ में इसके बारे में मैंने बता दिया बुक डिपो में, तो इस बुक डिपो में आपको मिल जाएगा। इसके नंबर भी वहाँ पर दिए थे, मैंने मेंशन कर दिया था। और कोर्स से रिलेटेड हमारी जानकारी चाहिए तो 8770123687 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो पर, तब तक आप लोगों का